दोस्तों ओटीआर को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पर काफ़ी साथियों को है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यही होती है कि भाई ओटीआर में या तो कोई गलती हो गई है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गई है। तो अब ओटीआर को लेकर आज सारे डाउट यहाँ पर क्लियर कर दूंगा मैं। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पहले पूरा ज़रूर देखें, स्किप मत करें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बीच में छूट जाती है। फिर आप नीचे कमेंट करते हो कि भाई हमारा ये क्वेश्चन है, हमारी ये क्वेरी है। तो उससे पहले आप वीडियो पूरा देखें। अगर उसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट बेझिझक कर सकते हैं। ओटीआर में यहाँ पर सबसे पहले तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन की बात कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है भाई, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका कोई भी फॉर्म नहीं है, ना ही ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके नौकरी लगने पर काम आएगा। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिर्फ इस काम के लिए यूज़ होगा कि आप जब भी कोई फॉर्म भरो ना, तो आपको ज़्यादा डिटेल भरनी ना पड़े उसके अंदर। वो डिटेल ऑटोमेटिक वन टाइम रजिस्ट्रेशन से उस फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। मतलब आपके फॉर्म भरने की जो झंझट है ना, मतलब बार बार डिटेल फिल करना, बार बार नाम फिल करना, बार बार एड्रेस डालना, वो सारी डिटेल कम करने के लिए यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन बनाया गया है। आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपका नाम, जेंडर, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये 4 चीज़ें अगर सही है और बाकी कोई भी चीज़ें यहाँ पर गलत है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे फ़ोन नंबर हो, ईमेल हो, क्वालिफ़िकेशन डिटेल हो, कुछ भी अगर गलत हो गया है तो सब जायज़ है। मतलब उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर ओटीआर करने के 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक तो जनाधार, आधार या फिर एसएसओ प्रोफाइल से। तीनों में से कोई भी ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ आपको ओटीआर करना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्लैक चीज़ें आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जो डिटेल भरी हुई है वो आप चेंज बाद में नहीं कर पाओगे। जनाधार, आधार वालों की अगर कोई गलती हो गई है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो अपना जनाधार, आधार को अपडेट करवाना है। उसके बाद नीचे फैच डाटा का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर कर आपको देखना है कि भाई हाँ क्या सही डिटेल आ रही है, तो फिर ओके करना है। अगर नहीं आ रही है तो कैंसिल कर देना है। और जो एसएसओ प्रोफाइल से यहाँ पर गलतियाँ हुई है उनके लिए यही ऑप्शन है कि वो आरएसएम, एसएसबी और आरपीएससी को मेल करे और बताए कि हमारे एसएसओ प्रोफाइल से ओटीआर किया गया है, उसमें गलती है। अब उस टाइम वो क्या करेंगे कि वहाँ पर से एक पेमेंट का ऑप्शन देंगे। वो पेमेंट आप जैसे करोगे ना, तो फिर आप अपना ओटीआर में सुधार एसएसओ प्रोफाइल के जरिए कर सकते हो। उनके कैटेगरी राजस्थान में यस नो का प्रॉब्लम और स्पेशली एबल्ड में गलती हो गई, वो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि एडिट का ऑप्शन आ गया है। तो ये वाला एडिट ऑप्शन तभी आएगा जब आप अपनी फ़ीस ओटीआर में भर दोगे। तो देखो व्यू रिसिप्ट दिख रहा है, तो जब फीस भर दोगे ना उसके बाद एडिट ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर कर आप अपनी राजस्थान में यस नो कर सकते हो, कैटेगरी चेंज कर सकते हो और स्पेशली एबल्ड में यस नो कर सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन भी समझ में आ गया। अब देखो ओटीआर में फ़ीस भर दी है लेकिन अभी तक रसीद नहीं मिली है, वापस पेमेंट करने का बोल रहा है। तो इसका सिंपल सा, आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप 10-12 घंटे इंतज़ार करोगे ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि भाई हाथों हाथ ही आप वापस फ़ीस भर दो, वापस रिफ़ंड यहाँ पर आरपीएस या आरएसएम भी कभी नहीं करता है। बात कर देते हैं ये वाले सेक्शन की। अब यहाँ पर जो सेक्शन आप देख रहे हैं ना, वैसे ये सेक्शन भरना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ओटीआर में, ठीक है। लेकिन काफ़ी जने पूछते रहते हैं कि भाई क्वालिफ़िकेशन में क्या करूँ, फैच नहीं हो रहा है, ठीक है, अब नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, ये सारी चीज़ें भरना ज़रूरी नहीं है। अब देखो भरना ज़रूरी क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बाद में लाइव दिखाऊंगा, तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखना। अब यहाँ पर देख सकते हो कि जो सेकेंडरी यानी 10th की डिटेल डाली हुई ना, 1 नंबर, यहाँ पर आप एक स्टार देख सकते हो। ये स्टार का मतलब है कि आपको सिर्फ डालनी है अगर तो 10th की बाकी की डिटेल डालना ज़रूरी नहीं है। तो अब 10th की आप डाल दी, उसके बाद आरबीएससी आएगा। नॉट एप्लीकेबल विषय समूह में क्यों आ रहा है, क्योंकि 10th में सबके सब्जेक्ट सेम ही होते हैं, तो इनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपके 10th में कौन सा सब्जेक्ट है, इसलिए ये लोग नॉट एप्लीकेबल देते हैं। फिर उत्तीर्ण होने का टाइम यहाँ डाल दिया, रोल नंबर डाल दिए। अब देखो क्लिक हियर टू फैच लिखा हुआ है, यहाँ पर फैच करोगे तो 10th की डिटेल आ जाएगी और फिर आपके मार्क्स आ जाएंगे और पीछे आप ऑटो वेरीफाई ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जब क्लिक फैच करोगे ना, तो आपको वेरीफाई पर तभी क्लिक करना जब वो सामने जो डिटेल लिखी हुई आ रही है वो आपकी हो। अगर दूसरे की तो कैंसिल कर देना। उसके बाद 12th की डालोगे तो सेम प्रोसेस रहने वाला है। याद रखिए कि क्लिक टू फैच ऑप्शन सिर्फ 10वीं और 12वीं में ही काम करता है। बाकी आपकी डिग्री होगी, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, डिप्लोमा, अदर क्वालिफिकेशन, इसमें ये क्लिक टू फैच वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। आपको सारी डिटेल अपनी हाथ से भरनी है
और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये पेंडिंग ही रहेगा। यहाँ पर क्लिक टू फैच का ऑप्शन काम बिल्कुल नहीं करता। 10वीं बार भी ऑटो वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते अब, ठीक है। देखो जो पेंडिंग है ना उसको तो आप बार बार चेंज कर सकते हो, लेकिन 10वीं 12वीं को ऑटो वेरीफाई कर दिया तो फिर OTR में चेंज नहीं होगा। आपका OTR में चाहे कुछ भी हो, आपके फॉर्म में अगर डिटेल सही है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो बाकी की नीचे जो यहाँ पर सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इसमें यहाँ पर लिखा है कि सर्टिफिकेट नंबर डालो, क्लिक टू फैच करो, फिर आपका स्टेटस आ जाएगा। तो ये भी डिटेल डालना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आप बिल्कुल मत डालिए। देखो मैंने भी यहाँ पर कोई डिटेल नहीं डाली है। कास्ट सर्टिफिकेट भी कभी कभी हम नया बनवा देते हैं तो फिर वापस कैसे वेरीफाई करोगे, एक बार ऑटो वेरीफाई हो गया तो नया सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। तो ये सारे सर्टिफिकेट डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो फैच एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात की जाए तो आपकी अगर 2 SSO ID हो गई है तो आप नई SSO ID में जब आप यहाँ पर फैच एप्लीकेशन फॉर्म का क्लिक करोगे ना तो आपको ओल्ड SSO ID डालने का बोलेगा, लेकिन वो फैच तभी करेगा जब दोनों SSO ID की यहाँ पर डिटेल सेम हो, यानी आपका नाम पिता का नाम अगर सेम है तो ही फैच करेगा। अगर अलग अलग है, मतलब एक अक्षर की भी गलती है, तो फिर ये फैच नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन जो देख रहे हो ना फैच एप्लीकेशन फॉर्म, ये ज़्यादा किसी के काम नहीं आता है, ये किसी काम का ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास 2 सेम टू सेम SSO ID है तो ये ऑप्शन काम आता है। अब फ़ोन नंबर और ईमेल ID को कैसे चेंज करेंगे, और क्वालिफ़िकेशन डिटेल गलत फिल कर दिया आपने तो उसे कैसे चेंज करेंगे, तो इसका मैं आपको लाइव यहाँ पर प्रोसेस बताऊँगा। माई रिक्रूटमेंट में यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो कि अप्लाइड रिक्रूटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। काफ़ी सारे फॉर्म मैंने यहाँ पर भर के दिखाए हैं। देखो किसी भी फॉर्म में मेरे यहाँ पर कोई भी गलती नहीं हुई है, भले ही मैंने OTR में नीचे वाले सेक्शन में खाली छोड़ा था सब, कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था, क्वालिफ़िकेशन डिटेल भी सारी नहीं डाली थी, फिर भी मेरे फॉर्म में कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। तो आपको भी ऐसे परफेक्ट फॉर्म कैसे भरना है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एग्रीकल्चर का फॉर्म ओपन कर देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन के मोबाइल नंबर चेंज करना है और ईमेल ID चेंज करना है। तो फॉर्म में आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिलेक्ट होता है, तो इसे आप देखो यहाँ पर चेंज कर सकते हो, तो कोई यहाँ पर दिक्कत रहने वाली है नहीं। ईमेल ID आपकी अगर कोई दूसरी डाल दी गई है तो वो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईमेल पर कोई भी खास जानकारी यहाँ पर नहीं आती है, बस एक ईमेल आता है कि आपने अपना फॉर्म भर दिया है। तो ईमेल ID की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता है नहीं। फ़ोन नंबर आपने सही डाला है तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर आने वाली है नहीं। फिर भी आपको ईमेल ID चेंज करना है तो फिर आपको फॉर्म भरने के बाद एडिट एप्लीकेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको वहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पर प्रोसेस रहता है। अब देखो OTR में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने 10th की 12th की और ग्रेजुएशन की डिटेल वहाँ पर डाली थी। 10th और 12th की ऑटो वेरीफाई थी और ग्रेजुएशन की पेंडिंग थी, ठीक है। आपने देखा एग्रीकल्चर वाले फॉर्म में यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 10th की डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर ले ली उसने, जो ऑटो वेरीफाई है ना वो ये ऑटोमेटिक ले लेता है। अब देखो 12th की भी ऑटो वेरीफाई थी लेकिन फिर भी खाली पड़ा है यहाँ पर देखो, तो अब यहाँ पर मेरे को खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा भाई 12th, क्योंकि हर वैकेंसी में क्वालिफ़िकेशन डिटेल अलग अलग होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा या आपको दूसरी डालने का या फिर चेंज करने का, बस एक 10th का ही है जो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, क्योंकि 10th की जो डिटेल है ना वो यहाँ पर सारी वैकेंसी में चाहिए ही होती है, आपका नाम और वो सब वेरीफाई करने के लिए। बाकी 12th ग्रेजुएशन वो सारी B.Ed सब यहाँ पर आपको वापस डालने का ऑप्शन आ जाएगा, वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अब देखो OTR में अगर आप वेरीफाई नहीं करते हो ना 10th और 12th की, तो आपको यहाँ पर चेंज करने का मौका मिल जाता है। तो फॉर्म भरते टाइम आप अपनी डिटेल को चेंज कर सकते हो। इसलिए मैंने बोला था कि भाई जो OTR के नीचे वाला सेक्शन है उसे आप मत भरो, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पर सिस्टम रहता है, ये सारी डिटेल आप फॉर्म भरते टाइम चेंज कर सकते हो। बस 10th का यहाँ पर ऑटो वेरीफाई होने के बाद डिटेल फॉर्म में चेंज नहीं होगी। तो वो सारी चीज़ें आपको पहले ही सावधानी से करनी चाहिए। एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिए कि जब भी आप कोई भी ऐसा फॉर्म या फिर OTR या फिर कोई भी काम करते हो तो आपको थोड़ा टाइम निकाल कर एक बार YouTube पर उसके बारे में सर्च कर लेना चाहिए, उसके वीडियो देख लेने चाहिए, चाहे आप कहीं से भी देखो, ताकि आपके कुछ डाउट क्लियर हो जाए और गलती होने की चांस 0 हो जाए। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आप वीडियो पूरा ज़रूर देखना ताकि आपको सारे आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। स्किप कर देखोगे तो आपकी कुछ क्वेरी यहाँ पर रह सकती है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और नीचे अपनी क्वेरी कमेंट कीजिए।